हेलो एंड वेलकम, दिस इज परवेज आलम। कैसे हैं आप सभी लोग? आज हम लोग बात करने वाले हैं CUET एग्जामिनेशन के बारे में, विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन इन इंडिया। आप सब लोगों को मालूम है कि ये एग्जाम्स बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्स होने वाला है और आज हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, प्लान क्या होगा, बुक्स किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, किस तरह से हमारी तैयारी होनी चाहिए जिससे कि CUET 2024 का एग्जामिनेशन बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। CUET 2024 सभी लोगों को मालूम है CUET का फुल फॉर्म क्या है। आप सब लोगों को पता है कि व्हाट इज CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और इसे कंडक्ट कौन करता है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो जीके एग्जामिनेशन करती है, जो नीट के एग्जामिनेशन को कंडक्ट करती है, वही CUET के एग्जामिनेशन को कंडक्ट करती है। तो आप आगे आने वाले टाइम में आप इस बात के लिए श्योर रहें कि आगे आने वाले टाइम में नीट का एग्जामिनेशन या फिर जीके एग्जामिनेशन को भी CUET के अंदर डालेंगे, सो दैट कि पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ कोई भी स्टूडेंट एग्जाम्स की तैयारी करके अपने ड्रीम कॉलेज को ले सके। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनने वाला है, यानी CUET के एग्जामिनेशन आगे आने वाले टाइम में इंडिया का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन होगा। इसकी बात करने वाले हैं आज हम लोग। अब जरा ध्यान दें, क्या है बेसिकली ये है क्या इसके बारे में। CUET 2024 आप सब लोगों को, जैसा कि मैंने बताया, ऑल इंडिया टेस्ट है। आप DU में जाना चाहते हैं, आप AMU में जाना चाहते हैं, आप जामिया मिलिया इस्लामिया में जाना चाहते हैं, आप JNU में जाना चाहते हैं, उसके लिए एक ओपन टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। एक ओपन टेस्ट होता है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे यहां पे। तो CUET 2024 इज एन ऑल इंडिया टेस्ट। अब क्या है भाई, मोर देन 280 यूनिवर्सिटीज इंडिया की जो हैं उसके लिए एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं। और इसमें आप देख सकते हो JNU के लिए, DU के लिए, AMU के लिए, BHU के लिए, जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए एग्जामिनेशन, और 280 यहां पर दिया हुआ है बाकी यूनिवर्सिटी, जिसमें स्टेट्स के भी आते हैं, प्राइवेट भी होता है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए भी एग्जाम्स कंडक्ट CUET के थ्रू कराया जाता है। अब यहां पर आप लोग देखिए, वाई CUET। एक चीज माइंड में आपके आएगी कि CUET ही क्यों। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, one test for so many universities institutions, it is difficult to give examination for each and every university। आज मेरा मन हुआ कि मैं BHU, वहां का टेस्ट अलग हो रहा है, फिर मेरे माइंड में आया JNU, यहां के लिए टेस्ट अलग हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक टेस्ट बहुत सारे यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस के लिए कराए जाते हैं, तो इजी होता है। आप अपनी मर्जी के हिसाब से अपने सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। आप कौन से सब्जेक्ट्स में आगे अपनी स्टडी करना चाहते हैं, ये आपके पास, प्रेफरेबली आपके पास चॉइसेस होती है। जी और नीट के कंपेयर में अगर आप देखें तो ये एग्जाम आसान होता है। जहां पे जी और नीट की तैयारी जो बच्चे कहते हैं, उसके कंपैरिजन में इजी एग्जाम होता है, इसलिए CUET का इंपॉर्टेंस है। आपकी 12th में 75 मार्क्स लाने वाला क्राइटेरिया नहीं है कि आपके 90%, 75%, 80% है तभी आपको पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा, अदरवाइज आपको नहीं मिल पाएगा। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। यहां पर आप अपने एग्जाम्स को प्रिपेयर करके, एग्जाम्स क्लियर करके आप अपने ड्रीम कॉलेज में अपने एडमिशंस को ले सकते हो। तो यहां पे 75% वाला क्राइटेरिया 12th के लिए नहीं है। अब आ जाते हैं कि इस एग्जामिनेशन जो होगा वो क्या क्या होगा। 3 सेक्शंस होंगे। एग्जाम्स के पैटर्न को समझ लीजिए। 3 सेक्शन होंगे। फर्स्ट सेक्शन लैंग्वेज का होगा, जहां पे 1A और 1B आप देख रहे हो। ये 13 लैंग्वेजेस जो होंगे वो इंडिया के होंगे। बंगाली है, असमीज है, कन्नड़ है, मलयालम है, उर्दू है, हिंदी है। ये इंडिया के 13 लैंग्वेजेस हैं। और 1B में 20 लैंग्वेजेस, फॉरेन लैंग्वेजेस को रखा गया है। जैसे आप फ्रेंच सीखना चाहते हो, आप जर्मन सीखना चाहते हो, स्पेनिश सीखना चाहते हो, तो ये 1B में आएगा। डोमेन में 27 सब्जेक्ट्स हैं। कोई स्टूडेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स रखना चाहता है, कोई फिजिक्स और मैथ्स ही रखना चाहता है। कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट के लिए ये डोमेन वाले सब्जेक्ट्स हैं कि आप
कौन सी पढ़ाई आगे करना चाहते हो, स्टडी आप आगे अपनी कहां पे किस सब्जेक्ट के साथ लेकर फॉरवर्ड करना चाहते हो। और थर्ड जो है ये जनरल है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एकेडमिक से निकलकर जब आप कंपटीशन में आते हो, ये पहला कंपटीशन होगा जो आप अपीयर करोगे जिसके लिए, और उसमें ये एक इंटेग्रल पार्ट होगा जहां पर आप जीके के क्वेश्चंस पढ़ोगे, स्टैटिक्स जहां पे आपको ज्योग्राफी भी पढ़ना है, आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है आपको, और अपार्ट फ्रॉम दिस आपके पास करंट अफेयर्स के नॉलेज भी होनी चाहिए। नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या चीजें हो रही है देश और दुनिया में, क्या क्या चीजें चल रही है, उसके बारे में आपको जीके में और करंट अफेयर्स में आपको पढ़ना होगा। सेकंड सब्जेक्ट रीजनिंग का होगा। ये जब आप एकेडमिक से बाहर निकलकर जब आते हैं कंपटीशन की दुनिया में, तो पहली बार एक ऐसे सब्जेक्ट से आपका इंट्रोडक्शन होता है जिसको देख के लगता है कि यार मजेदार चीज है, यार मजा आ रहा है इसको, इस पेपर को करने में। तो रीजनिंग एक एलआर यानी लॉजिकल रीजनिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। और थर्ड आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा जिसको कि मैथ्स भी कहा जाता है। तो यहां पर ये सब्जेक्ट्स आपको जनरल टेस्ट के लिए आपको प्रिपेयर करना है। जनरल टेस्ट में ये सब्जेक्ट्स होंगे और इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या प्लानिंग रहेगी सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए, जिससे कि पहली बार में आपका सीयूईटी क्लियर हो जाए। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स मैंने रखा है, उसको आप ध्यान से देखें। आप जिस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम्स के पैटर्न आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पैटर्न पता नहीं है तो आप एग्जाम्स नहीं निकाल पाओगे, कोई भी एग्जाम, एक सिंपल एग्जाम भी आप नहीं निकाल पाओगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि आप जिस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए जा रहे हो उसके एग्जाम्स के बारे में आपको पता है कि नहीं, उसके पैटर्न को आप जानते हो कि नहीं जानते हो। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एक लिस्ट तैयार करनी है कि आप किस यूनिवर्सिटी में एक्चुअल एग्जाम देना चाहते हो, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग चीजें कराई जाती है। कहीं पे 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, कहीं पे 3 सब्जेक्ट्स लेना होता है, कहीं पे जनरल टेस्ट होता है, कहीं पर नहीं होता है। तो आप यहां पर इस चीज को सबसे पहले समझना है कि आप जिस यूनिवर्सिटी के लिए आप एडमिशंस लेना, जहां पे आप जाना चाहते हो, वहां के लिए क्या क्राइटेरिया है। तो वो आपको सबसे पहले एक लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी। लैंग्वेज आप अपनी चॉइस से फाइनलाइज कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है कि आप कौन से लैंग्वेज में आप अपनी स्टडी को आगे बढ़ाना चाहते हो, ये आपके पास डिसीजन आपके पास है। डोमेन सब्जेक्ट्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, क्योंकि बट नेचुरल अगर आप कॉलेज में जा रहे हो तो आगे आप किस कोर्स के लिए स्टडी करना आप चाहते हो, किस सब्जेक्ट के साथ अपने आप को आप फॉरवर्ड करना चाहते हो, वो आपको डोमेन सब्जेक्ट्स आपको देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक बार आपको सीयूईटी का पूरे डिटेल्स में एक बार गो थ्रू करना है। आपको सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि सीयूईटी का सिलेबस क्या है, उसको एक बार आप लोग गो थ्रू करें। फिर उसके बाद प्लान करें कि सीयूटी के लिए तैयारी कैसे करनी है, हाउ टू स्टडी, पढ़ाई हम कैसे करें जिससे कि हम सीयूटी एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाएं। तो उसके लिए प्लानिंग इंपॉर्टेंट होगा। और फिर इसके लिए आपको देखना है कि किस किस बुक्स की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से बुक्स को पढ़कर सीयूईटी एग्जामिनेशन, क्योंकि देखो अगर कंपटीशन की बात अगर आप कर रहे हो तो ये पता तो होना चाहिए कि बुक्स कौन से पढ़ें। तो बुक्स के लिए आपके पास प्रेफरेबली आपको पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन से बुक को पढ़ना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सबसे पहले स्ट्रैटेजी प्लान है जहां पर आपको इतनी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखो डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए ये आपका अपना सब्जेक्ट है, आपका प्यारा सब्जेक्ट है, आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा जिसमें आप अपनी पढ़ाई को आगे कैरी करना है। सबसे पहले क्या करना है, बेसिक्स से ध्यान देना है। आपके अपने डोमेन सब्जेक्ट्स पे अगर आपका कमांड नहीं है तो मुश्किल वाली बात होगी। तो आप क्या करोगे, बेसिक्स से आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ानी है। ये एग्जाम्स क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम्स है और ये गवर्नमेंट एग्जाम्स कहलाता है। तो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए गवर्नमेंट चाहती है कि आप उनके बुक को पढ़ें। तो आप कहीं भी जाकर चेक करेंगे, आप देखेंगे वहां पे एनसीईआरटी लिखा होगा। ट्रस्ट मी, ये एग्जाम बहुत इजी है, आप मेरा यकीन माने।
बहुत ही सिंपल है और आपका ड्रीम कॉलेज आपको मिल सकता है, मनचाहा कॉलेज आपको मिल सकता है। अब इसके लिए क्या करना है, एनसीईआरटी की बुक को पढ़ लेना एक बार बहुत अच्छे तरीके से, एक बार गो थ्रू करना है जो आप पढ़ते आ रहे हो, 5th 6th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो एनसीईआरटी की बुक, तो एनसीईआरटी की बुक की स्टडी आपको करनी होगी। आपको बहुत माइंड से आपको चूज करना है ऑप्शनल क्वेश्चन, कि अगर 60 क्वेश्चंस में दे रहा हूं और मुझे 50 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं, तो वो 10 क्वेश्चन कौन सा मुझे छोड़ना है। अगर 50 क्वेश्चंस हमें करने हैं और उसमें 10 क्वेश्चन हमें छोड़ना है, तो वो 10 क्वेश्चन कौन सा होगा। तो बहुत माइंड के साथ में आपको इस चीज को देखना होगा कि वो 10 क्वेश्चंस जो आप छोड़ेंगे वो क्वेश्चंस कौन सा होगा। बहुत ही माइंड से आपको उसको यूजली आपको चूज करना है, बहुत ही वाइजली चूज करना है आपको। उसके बाद मॉक टेस्ट वीकली लगाना होगा। मॉक टेस्ट वीकली अगर आप लगाते हो तो इससे आप अवेयर रहेंगे एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसे रहता है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, वो प्रोसेस क्या रहेगी क्वेश्चंस को करने के लिए, वो सारी चीजें आप मॉक टेस्ट से, मॉक टेस्ट गिव्स यू कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंस देता है कि आप एग्जाम्स के पहले आप वार्म अप कर रहे हो, आप अपने आप को तैयार कर रहे हो कि इसी तरीके से मैं एग्जामिनेशन हॉल में जाऊंगा और अपने एग्जाम्स को देकर आऊंगा। तो मॉक टेस्ट आपको कॉन्फिडेंस देगा। इसके बाद आपको क्या करना है, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार देखना है कि आपकी पढ़ाई जिस डायरेक्शन में जा रही है, क्या प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि नहीं पूछे गए। जनरली वो उसी पैटर्न को फॉलो करके आगे एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं, तो आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस एक बार बनाना आना चाहिए। उस टाइप के क्वेश्चन अगर आपसे बन रहे हैं तो आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में जा रही है, ये आप श्योर हो जाओगे और आप कॉन्फिडेंट होगे कि आप अपने एग्जाम्स को आराम से निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, क्योंकि मेरा पार्ट एलआर का पार्ट है, लॉजिकल रीजनिंग मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा और ये एक इंटीग्रल पार्ट है आपके एग्जाम का, यानी जनरल जो टेस्ट होगा आपका उसमें ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्वांट भी आप पढ़ चुके हो, एसएसटी भी आपने एकेडमिक में पढ़ा है, बट ये एक नया सब्जेक्ट होगा आप सभी लोगों के लिए और इसमें क्या क्या टॉपिक आएंगे उसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो आप यहां पर देखें, अगर ध्यान से आपको दिख रहा हो, डायरेक्शन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, एनालॉजी से क्वेश्चंस आएंगे। एनालॉजी से 2-3 चीजें आपसे पूछी जाती है, आपसे लेटर भी पूछा जाता है, आपसे नंबर भी पूछा जाता है, आपसे वर्ड भी पूछा जाता है। बेसिकली एनालॉजी इज सिमिलैरिटी। पर्टिकुलर 2 नंबर्स आपको दे दिए जाएंगे, आगे के 2 नंबर को आइडेंटिफाई करना है। 2 वर्ड्स आपको दे दिए जाएंगे, आगे के नंबर को, आगे वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ एनालॉजी। नंबर सीरीज में आपको 2-3 चीजें पढ़नी है। ये बेसिकली सीरीज का पार्ट है जहां पर आप नंबर सीरीज पढ़ेंगे, अल्फाबेटिकल सीरीज आप पढ़ेंगे और सीक्वेंशियल सीरीज भी आपको यहां पे पढ़ना है। रिपीटेशंस वाले जो लेटर्स आते हैं वो वाला भी इसका पार्ट होगा, ये आप लोग सीरीज में पढ़ने वाले हो। फिर क्वेश्चन क्यूब एंड डाइस से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएगा। 2 डाइस दे दिए गए, 3 डाइस दे दिया गया और आपसे पूछा गया कि इसके ऑपोजिट में क्या होगा, इसके ऑपोजिट में क्या होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मैं बताने वाला हूं एंड ट्रस्ट मी, विद इन 5 सेकंड 10 सेकंड्स आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। क्योंकि अगर यहां पर आपने टाइम मैनेज किया, आपके एग्जामिनेशन में मैक्सिमम टाइम जो एक क्वेश्चन के लिए होता है वो 30 to 40 सेकंड्स है, लेस देन 1 मिनट है। तो आप इस बात के लिए श्योर रहें कि आप टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आपको पता है तभी आप क्वेश्चंस को बना पाओगे। वहां पे गिवन टाइम में अपने क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा आप अटेम्प्ट करके एक्यूरेसी के साथ आप पूरे नंबर, क्योंकि ये सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जहां पर स्टूडेंट अपने 1 नंबर नहीं गंवाना चाहता। बाकी सब्जेक्ट में उसके छूट जाए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रीजनिंग में बच्चा 1 नंबर अपना गंवाना नहीं चाहता है और मैं आपके साथ रहूंगा, आपके 1 नंबर को भी छूटने नहीं दूंगा। एग्जामिनेशन में जैसे भी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे वैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं आपको कराने वाला हूं और हर रोज क्लास आपकी होगी जिसमें आप आकर टिप्स एंड ट्रिक्स सीखोगे। बेसिक से लेकर एडवांस तक आप देखोगे कि किस किस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोसेस क्या है, और मैं आपको बहुत ही सिंपलेस्ट वे, इजीएस्ट वे में आपको सिखाने वाला हूं एलआर के क्वेश्चन। तो यहां पर कैलेंडर से क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में पूछे गए। क्लॉक से क्वेश्चन अभी आया नहीं है,
लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कभी भी इस क्वेश्चंस को आपके एग्जाम्स में दिया जा सकता है, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। डिक्शनरी के वर्ड वाले क्वेश्चन जो होंगे वो कैसे होंगे, 4 और 5 वर्ड्स आपको दे दिया जाएगा और कहा जाएगा विच वर्ड एग्जैक्टली कम इन द मिडल, विच वर्ड विल बी इन द सेकेंड लास्ट। तो आपसे 5 वर्ड देकर आपसे पूछा जाता है कि एग्जैक्ट मिडल में क्या है, 5वें नंबर पे कौन सा होगा, सेकेंड नंबर पे कौन सा होगा, ये आपसे यहां पर पूछा जाएगा। वर्बल एनालॉजी बेसिकली क्वेश्चन जो होता है वो बड़ा कमाल का क्वेश्चन होता है। यहां पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन, सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे आपके क्वेश्चन में आ गया क्वाइंस जिंगल, आगे दे दिया गया रेन। अब आपको अगर नहीं पता है कि क्वाइंस के साउंड को जिंगल कहते हैं, रेन के साउंड को, तो वहां पर छमा छम नहीं लिखा होगा, वहां पर रिमझिम नहीं लिखा होगा, वहां पे छम छम नहीं लिखा होगा, वहां पे टिप टिप नहीं लिखा होगा। आप एग्जैक्ट वर्ड अगर आपको नहीं पता है तो आप वहां पे क्वेश्चंस में धोखा खा सकते हैं, आपसे गलती हो सकती है। और वर्ड ऐसे बनाकर वहां पर अरेंज किया जाता है कि जो सबसे ज्यादा रॉन्ग आंसर होता है वो आपको सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट लगेगा। तो इस क्वेश्चन का पता होना चाहिए, रेन की साउंड को पैटर कहते हैं, तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा वो पैटर होगा। तो ये हम लोग वर्बल एनालॉजी में पढ़ने वाले हैं, वर्ड्स यहां पर होगा आपको, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसकी तैयारी हम लोग यहां पे करेंगे। ऑर्डर एंड रैंकिंग के जो क्वेश्चन होते हैं, बड़े कमाल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपकी पोजीशन टॉप से 15 है, क्लास में 30 स्टूडेंट हैं, तो बॉटम से आपकी पोजीशन क्या होगी। टोटल 50 स्टूडेंट हैं, आपकी पोजीशन टॉप से 10 है, मेरी पोजीशन बॉटम से 12 है, हम दोनों के बीच में कितने लोग होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन ऑर्डर एंड रैंकिंग में आते हैं। और सिक्वेंशियल क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, सिक्वेंशियल क्वेश्चन भी, कि उसके मार्क्स उससे ज्यादा है, उससे कम है, किसी के मार्क्स ना तो ज्यादा है ना तो कम है। इस तरह के कंपैरिजन ऑफ रैंक्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो ये हम लोग ऑर्डर एंड रैंकिंग में पढ़ने वाले हैं। कोडिंग डिकोडिंग एक वाइड टॉपिक है, रेंज बहुत बड़ा है, यहां पे वेराइटीज बहुत हैं इसमें। तो कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन तो 100% आपके एग्जाम्स में रहेगा, और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया और आपने उसका आंसर बना दिया। तो इसका रेंज क्योंकि बहुत बड़ा है, तो इसके सारे टाइप्स को हम लोग शेयर करने वाले हैं। काउंटिंग ऑफ फिगर एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आपसे ट्राइंगल्स दे दिया जाएगा, स्क्वायर्स दे दिया जाएगा, और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं, इसमें कितने स्क्वायर्स हैं। लाइक मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। ये क्वेश्चन आपको दिया गया, जैसे एग्जाम्स में आ गया ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछे गए, और इसमें पूछा गया कि हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। अब जनरली बच्चों को अगर आप देखोगे तो बच्चे क्या करेंगे, काउंट करना शुरू करेंगे अगर उनको नहीं पता है तो। और अगर पता भी है थोड़ी बहुत चीजें, तो 5 सेकंड के अंदर नहीं निकाल पाएंगे। मैं अपने स्टूडेंट को सिखाऊंगा कि ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें 8 होते हैं। तो ऐसे सिमिलर पिक्चर को देखते के साथ आप 8 लिख देना, और लिखने के बाद काउंट करना कि इसमें स्क्वायर कितने हैं। तो आप कहोगे सर इसमें 3 स्क्वायर्स हैं, 1 2 एंड 3 आ गया यहां पे। अब आप क्या करोगे, जितने स्क्वायर हैं लास्ट वाले को कैंसिल कर देना है, और कैंसिल करने वाले से पहले जो नंबर होगा उसको 8 से पहले आपको प्लेस कर देना है। एग्जैक्ट इसमें 28 ट्राइंगल्स होंगे, आप काउंट करके देख लेना, इसका आंसर 28 हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है, ट्रेलर है ये तो आगे आप देखोगे कि बड़ी कमाल तरीके से सर आपको एलआर का सेक्शंस आपको सिखाने वाले हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन को सिंपल वे में, और आपके चेहरे पे स्माइल बनी रहेगी, आपको लगे यार मजा आ गया, मुझे ऐसी ही क्लास चाहिए थी, मुझे ऐसे ही पढ़ना था। तो ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है एलआर के, क्योंकि अगर आप बाकी बच्चे अगर 2 मिनट में किसी क्वेश्चन को बनाते हैं और आपने 20 सेकेंड्स में बना लिया, तो आप बाकी स्टूडेंट से आगे हैं, और कंपटीशन में आगे रहने वाले की ही जीत होती है। तो आप अगर विनर बनना है आपको, तो आपको चैंपियन बनने के लिए वो चैंपियन वाली बात भी करनी पड़ेगी, और उसकी तैयारी हम लोग कराएंगे। हर रोज क्लास आपकी होगी, बिल्कुल बेसिक से आपकी क्लास होगी एलआर की, और मैं आप लोगों को एक एक चीज बताने वाला हूं।
एक एक चीज सिखा बताने वाला हूं जिसमें आपको लगेगा भाई कल एग्जामिनेशन हो जाएगा तो मैं अपने एग्जाम को क्लियर कर लूंगा। ऐसी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है मिसिंग नंबर से। आप सब लोगों को पता है मिसिंग नंबर क्या होता है। आपको क्या करेगा कि एक पैटर्न आपको दे दिया जाएगा। जैसे सपोज करो कि ये दे दिया 5 4 9 3 2 5 5 2 क्वेश्चन मार्क। अब आप कहोगे ये क्या है सर, ये तो बड़ा सिंपल है, ऑप्शन में बस 5 दिखना चाहिए, 5 to 7 दिखना चाहिए। एक्चुअल में आपके ऑप्शन में 7 होगा ही नहीं। और आप कैलकुलेट कैसे करोगे? आप देखोगे 5 और 4 9 होता है, 3 और 2 5 होता है, तो 5 और 2 7 होना चाहिए। और अगर 7 ऑप्शन में आपको नहीं दिखा तो आपको लगेगा क्वेश्चन गलत है। आप बाहर निकल के बोलोगे अपने दोस्तों को यार एक क्वेश्चन गलत आ गया था, जबकि आपको पता ही नहीं है कि 5 का स्क्वायर 25 है, 4 का स्क्वायर 16 है और इसको माइनस करेंगे तो 9 होगा। 3 का स्क्वायर 9 है, 2 का स्क्वायर 4 है, माइनस करेंगे 5 होगा। अब यहां पे आंसर 25 में 4 माइनस करोगे 21 होगा, जो आपके ऑप्शन में गिवन होगा। लेकिन आपको अगर नहीं पता है तो आप क्या सोच रहे हो, बार बार स्ट्राइक होगा, बार बार माइंड में बार बार यहां पे धक धक यहां पर होगा कि अरे यार एक क्वेश्चन गलत आ गया। तो आपको ये चीजें सीखना है पहले। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी कि आपको वो चीजें आती है या नहीं आती है। तो यहां पे इस तरह से हम लोग मिसिंग नंबर में क्लासिफिकेशन एक बड़ा ही सिंपल टॉपिक होगा। इसको ऑड वन भी कहा जाता है। और ऑड वन में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वर्ड में होगा, नंबर में होगा, लेटर में हो सकता है। अब कैसे क्वेश्चन होगा ये देख लो। आपको दे दिया गया गोल्ड, आपको दे दिया गया सिल्वर, आपको दे दिया गया ब्रॉन्ज, आपको दे दिया गया आयरन। अब जैसे मैंने दिया वैसे ही आपके माइंड में एक थॉट आया कि सर इसमें ऑड वन निकालना है तो कौन सी बड़ी बात है, ये तो बड़ा सिंपल है। इसमें कौन सा दे दिया सर आपने कुछ नया, ये तो बहुत इजी हो जाएगा, ये तो मैं ऐसे भी कर लूंगा। अब आपके माइंड में जो थॉट आया उसमें आंसर आपका आया आयरन। 100% आप मना नहीं कर सकते इस बात से। आप क्वेश्चन को देखकर पहली बार आपके माइंड में आयरन आया। आयरन क्यों आया इसका लॉजिक भी मैं आपको बता देता हूं कि आपके माइंड में आयरन क्यों आया, ये मैं यहां से बता रहा हूं। आपने सोचा कि सर गोल्ड का मेडल होता है, सिल्वर का मेडल होता है, ब्रॉन्ज का मेडल होता है। सर आज तक मैंने आयरन का मेडल नहीं सुना है, इसलिए इसका आंसर आयरन है, जबकि ये क्वेश्चन गलत है। ओरिजिनल फैक्ट्स पे जब आप इसके आएंगे तो आपको पता चलेगा कि गोल्ड, सिल्वर और आयरन तीनों मेटल्स होते हैं। ब्रॉन्ज एलॉय होता है तो इसका आंसर ब्रॉन्ज होगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो, एग्जामिनेशन में जब आप बाहर निकल रहे हो यू विल फील दैट यू डिड वेल। आपने पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए एंड अकॉर्डिंग टू यू ऑल आंसर्स आर करेक्ट। बट यस जब आप आंसर की देखते हो यू विल फाइंड दैट योर आंसर इज रॉन्ग। इन दैट सिचुएशन यू विल बी इन ट्रबल। सो मेक श्योर कि एलआर का पार्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही ट्रिकी बनाते हैं। क्वेश्चन को इतना ट्रिकी बनाया जाता है कि बच्चे को सबसे ज्यादा रॉन्ग आंसर जो है ना वो सबसे ज्यादा करेक्ट लगता है और बच्चा वही टिक करता है। साइकोलॉजी होती है, माइंड से खेला जाता है। रीजनिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है। इसलिए इंडिया के जितने भी टॉप मोस्ट एग्जामिनेशन है सब में रीजनिंग के पेपर को डाला जाता है, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक किया जाता है। तो यहां पर आंसर जो बनेगा वो गलत हो जाएगा। ये भी एक क्वेश्चन और देख लो। आपके पास क्वेश्चन में आ गया कानपुर, आपको दे दिया गया मथुरा, आपको दे दिया गया वाराणसी, आपको दे दिया गया प्रयागराज, ये दे दिया गया भाई। अब आप क्या करोगे, फिर से वही थॉट। मैं आपको क्या कह रहा हूं, जो बिल्कुल रॉन्ग आंसर है वो आपको एप्रोप्रिएट लग रहा है। अब ये कानपुर, मथुरा, बनारस और प्रयागराज को देखकर यू आर जस्ट फाइंडिंग दैट कि सर ये तो बड़ा सिंपल है, सर इस बार गलती नहीं होगी मेरे से, इस बार नहीं होगी सर, इस बार मेरा आंसर कानपुर है। फिर गलत हो गया आपका आंसर। और आपने लॉजिक क्या लगाया, सर इन 3 जगह पे ये रिलीजियस प्लेस है, यहां पे वर्शिप होती है, कानपुर में नहीं होती, इसलिए कानपुर आंसर है। आपने तो यही सोचा, जबकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर मथुरा होगा। क्यों होगा भाई, कानपुर, वाराणसी एंड प्रयागराज आर सिचुएटेड नियर द बैंक ऑफ गंगा, मथुरा इज सिचुएटेड नियर द बैंक ऑफ यमुना। तो आंसर आपका क्या बना,
मथुरा बना, बाकी 3 गंगा रिवर के किनारे और ये यमुना रिवर के किनारे। तो आप क्वेश्चन को सबसे पहले तब सीख पाओगे जब आपको एक्चुअल फैक्ट्स पता होगा, और उसके लिए मैं आपके साथ हर रोज मिलूंगा मैं आपको, सो दैट कि आपके रीजनिंग को बड़ा ही अच्छा शेप दे पाऊं, एक कमाल का डायमेंशन आपको मिलेगा, आपको मजा आने वाला है आपको, और एलआर के क्वेश्चंस आपसे गलत नहीं होंगे। कैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, यू विल अटेम्प्ट योर क्वेश्चन एंड मेक श्योर कि आप अपने आंसर को सही भी करोगे। तो ये क्लासिफिकेशन का पार्ट होगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन में सिंबॉलिक क्वेश्चन होते हैं। प्लस को माइनस कहा जाता है, माइनस को इनटू कहा जाता है, इनटू को डिवाइड कहा जाता है, और उसके बाद एक इक्वेशन आपको दे दिया जाएगा, उस इक्वेशन को अरेंज करके आपको आंसर निकालना होता है। अब ये टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन है, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू। बच्चा सारा कन्वर्ट करेगा, इक्वेशन को मिलाएगा, फिर अपने आंसर बताएगा। आई विल गिव यू शॉर्टकट कि टक आंसर आपका कैसे बनना है, और यही चीजें आपको काम आएगी, यही चीजें आप काम आएगी। स्पीड आपके मैटर करेगा कंपटीशन में, कि स्पीड के साथ, एक्यूरेसी के साथ अपने एग्जाम्स को कैसे आप आगे निकाल पाते हो। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन। मिरर और वाटर इमेज के क्वेश्चन आएंगे, कोई पिक्चर दे दिया जाएगा, कोई वर्ड दे दिया जाएगा, टाइम दे, जैसे याद आ गया मुझे, आपको दे दिया गया कि 8:40 हो रहा है, तो 8:40 को जब हम मिरर में देखेंगे, जब हम मिरर में देखेंगे तो 8:40 क्या शो करेगा। तो आप क्या करना, यहां पे लोग घड़ी बनाएंगे, टाइम को इमेजिनेशन पे लेकर आएंगे आंसर, आपको कुछ नहीं करना। आप सिंपली जो टाइम दिया गया है उसको 1160 से आप माइनस कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 320 आपको मिला, हो गया आंसर आपका। अब भाई अब मुझे बताओ, ये मैं बना रहा हूं तो आपको भी तो बनाना सिखाऊंगा। तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों को करना है, ये प्रोसेस हम लोग का रहेगा क्वेश्चंस को सीखने का। और इसके लिए जो इंपॉर्टेंट रहेगा एलआर के लिए, जो जरूरी है वो ये है, रेगुलर क्लास एंड प्रैक्टिस। हर रोज आपको आना है क्लास में, हर रोज मेरी क्लास होगी, पेन पेपर लेकर बैठना है और एक कमाल का एक्सपीरियंस आपको फील करना है कि यार मजा आ रहा है भाई। और टॉपिक्स तो मेरे बनेंगे बनेंगे, लेकिन ये सब्जेक्ट मेरा 1000% अच्छे तरीके से प्रिपेयर होगा। इसके लिए क्या करोगे, रेगुलर क्लास और प्रैक्टिस, बिकॉज यू नो वेल प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप सब लोगों को मालूम है कि जितनी प्रैक्टिस होगी क्लैरिटी उतनी आएगी, तो प्रैक्टिस रेगुलर करना है। जो आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है वो एग्जाम ओरिएंटेड है कि नहीं, दिस इज इंपॉर्टेंट। कंपटीशन में डिले होने का सबसे बड़ा कारण या क्लियर नहीं होने का सबसे बड़ा रीजन होता है अच्छे स्टडी मटेरियल को नहीं पढ़ना, अच्छे कंटेंट को नहीं पढ़ना। वो सर आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको सर विद इन सेकेंड्स क्वेश्चंस के शॉर्टकट आपको बताने वाले हैं कि आप क्वेश्चन के आंसर को इमीडिएट कैसे निकाल सकते हो। अब ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया, आपको अगर शॉर्टकट मालूम नहीं है तो आप काउंट करते रह जाओगे, इसमें कितने ट्रायंगल हैं। लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा कि यहां पर 5 सेगमेंट्स हैं, इन सबको ऐड कर दो, यहां भी 15 हो जाएंगे, इसमें भी 15 होगा, इसमें भी 15 होगा, टोटल आंसर 45। विद इन 5 सेकंड्स आपका आंसर आ गया। तो ये मैं आप लोगों को बेसिक से लेकर आप लोगों को पढ़ाऊंगा, इसके बारे में बताऊंगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को बनाना सीखेंगे। एंड फाइनली, जब तक आपका बेसिक्स क्लियर नहीं होगा, अब ये 15 कैसे आए, ये अगर मैं आपको नहीं समझा पाता हूं, आपका पॉइंट क्लियर नहीं होता है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी वैरायटी अगर क्वेश्चन में डाल दिया, थोड़ी सी वैरायटी डाल दिया, तो यू विल बी कंफ्यूज्ड, आपसे फिर आंसर नहीं बनेगा। तो आपको यह ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि जो कुछ भी आपको सीखना है वो बेसिक से सीखना, और बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक आपको लेकर जाऊंगा। इट्स माय चैलेंज टू यू कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके नोट्स में होंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। तो आपको बेसिक से मैं आपको सिखाऊंगा, और फाइनली जब आपके टॉपिक्स कंप्लीट हो जाते हैं तो मॉक टेस्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को कहा था कि मॉक टेस्ट गिव यू अ स्ट्रेंथ, आपको कॉन्फिडेंस देगा, स्ट्रेंथ देगा, क्योंकि पैटर्न बनाना अगर आपको आ गया तो एग्जामिनेशन में भी सेम चीजें आपको मिलेगी और वहां पर जाकर अपने एग्जाम्स को आप क्लियर कर पाओगे। तो होपफुली आज मैंने आप लोगों को जो कुछ भी बताया सीयूटी के रिगार्डिंग, आपके जनरल कॉम्पिटिशन्स के बारे में, जनरल टेस्ट के बारे में जो कुछ बताया, एलआर के बारे में जो बताया, ये बहुत यूजफुल होगा। और आगे आने वाले टाइम में हम सब लोग मिलकर अपने ड्रीम ऑफ सब्जेक्ट्स के लिए तैयारी करेंगे, अपने ड्रीम कॉलेज के लिए तैयारी करेंगे, सो दैट कि एग्जाम्स हमारा पहली बार में क्लियर हो।
होपफुली जो कुछ भी मैंने बताया ये आपके लिए बहुत यूजफुल है। फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी। जय हिंद।